हिंदी मास्टर कैडर का सिलेबस क्या है। आई होप आप सब ने भी देख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है। सबसे पहले बता दूं कि भाषा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से आया है, जो किस धातु से आया है, बाश धातु से आया है। बाश धातु से आया है। सो भाषा की सबसे पहले जो परिभाषा दी है वो दी है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने। वो क्या कहते हैं, मानव उच्चारण अवयवों से उच्चारित आधे इच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था जिससे समाज विशेष के लोगों को विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद संसार में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000 भाषाएं हैं। जिस 3000 भाषाओं को हेम्बोल्ट नामक विद्वान ने सन 1822 ईस्वी में 13 भाषाओं में वर्गीकृत किया था। कितने भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया था? 13 भाषा परिवारों में। किसने किया था? हेम्बोल्ट ने। किस टाइम पर किया था, किस सन में किया था? 1822 ईस्वी में किया था। ये बात रही हमारे पास हेम्बोल्ट की। उसके बाद हमारे पास आता है इन 13 भाषा परिवारों में एक बरोपीय भाषा परिवार है। इस बरोपीय भाषा परिवार का मूल स्थान बंदरिस्तान है, जो यूराल पर्वत के दक्षिण के किरिंगिंज पहाड़ियों में स्थित है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हेम्बोल्ट ने सबसे पहले 13 भाषाओं परिवारों में वर्गीकृत किया। उसके बाद आता है इन संसार की 3000 भाषाओं को दो भारतीय विद्वानों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर देवेंद्र वर्मा ने भी वर्गीकृत किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कितनी भाषा परिवारों में किया है? 12 भाषा परिवारों में किया है। और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कितने भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया है? हमारे पास 18 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया है। तो ये भी हमारे पास याद रखा। सबसे पहले किसने किया था? हमारे पास हेम्बोल्ट ने। कितने दिए थे उसने? भाषा परिवार 13 दिए थे। और उसके बाद कितने आए? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर देवेंद्र वर्मा। अब हम बात करते हैं बारोपीय भाषा परिवार में भारत और यूरोप की भाषाएं सम्मिलित थी। इन भाषाओं में उच्चारण दृष्टि का भेद है। किसका भेद है? ये पूछ लेते हैं। उच्चारण दृष्टि का भेद है, ये याद रखने वाली बात है। किसका भेद है? उच्चारण दृष्टि का भेद है। और इस उच्चारण दृष्टि भेद को सबसे पहले खोजा किसने? अस्कोली ने खोजा। किसका भेद है? पूछ ले भारतीय भाषा परिवारों में किसका भेद है, तो हम बोलेंगे उच्चारण दृष्टि का भेद है। सबसे पहले खोजा किसने? अस्कोली ने खोजा। और उन्हें वर्गीकृत भी किया। वर्गीकृत किसने किया? वॉन ब्रेंडल ने वर्गीकृत किया। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास टोटल कुल कितनी भाषाएं हैं? 3000 भाषाएं हैं, जिसे हेम्बोल्ट ने 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया। उनमें से एक कौन सी है? भारतीय भाषा परिवार है। और इन भाषा परिवारों को भारतीय विद्वानों ने भी वर्गीकृत किया, जिसमें डॉक्टर धीरेन्द्र है, डॉक्टर देवेंद्र है। और इन बरोपीय भाषा परिवारों में उच्चारण दृष्टि भेद पाया जाता है, जिसे खोजा किसने? अस्कोली ने खोजा। और उसका वर्गीकृत किसने किया? वॉन ब्रेंडल ने वर्गीकृत किया। अब हम करते हैं कि इसकी उच्चारण की दृष्टि से जो भाग है वो कितने हैं? हमारे पास 2 भाग हैं। एक तो है शेतुमन, एक है केतुमन। शेतुमन को आगे चलकर कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 5 वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहले शेतुमन में कौन कौन से आते हैं? ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसने भाषा परिवार को वर्गीकृत किया? हेम्बोल्ट ने किया। कितने में किया? 1822 में। उसके बाद आता है किसने खोजा कि उच्चारण दृष्टि का भेद है? अस्कोली ने। वर्गीकृत किसने किया? वॉन ब्रेंडल ने। कितने में किया? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो शेतुमन, एक केतुमन। शेतुमन में 5 है। ये वोल्टोस्लाविक, आर्यमिनम, थेरसोफिजियन, एल्यूमिनियम और भारतीय ईरानी शाखा। इनमें से बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से 5 हैं। इनके नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और उनमें से एक है भारतीय ईरानी शाखा। हमारे पास भारतीय ईरानी शाखा में क्या है? इस शाखा का संबंध भारत से है। सिंधु नदी के किनारे इस शाखा का विभाजन हुआ। यह आर्यों की शाखा थी। इस शाखा के 3 भाग बने। कौन कौन से भाग बने? एक दर्द शाखा, ईरानी शाखा और भारतीय आर्य भाषा शाखा। कौन कौन सी? दर्द शाखा, ईरानी शाखा और भारतीय आर्य शाखा। इसमें से जो हमारे पास है दर्द शाखा, वो कौन सी भाषा है? जो कश्मीर के मैदानी क्षेत्रों में रहने लगे। ईरानी जो ईरान की ओर चले गए। और भारतीय आर्य शाखा कौन सी है? इस शाखा ने 1500 ईस्वी पूर्व भारत में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? 1500 ईस्वी पूर्व भारत में प्रवेश किया। अब बात करते हैं भारतीय आर्य भाषा शाखा की। सबसे पहले हमें पता चला
ये लर्न करने वाली आपको ध्यान रखना होगा कि जो सबसे पहले हेमबोल्ट ने 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया, उसके बाद उच्चारण दृष्टि का भेद किसने फाइंड किया, हमारे पास अस्कोली ने फाइंड करने का वैन बोर्न ने आया। उसके बाद हमारे पास आता है कि 2 भाग हैं, शेतुमर और केतुमर। शेतुमर में 5th भाग है भारतीय ईरानी शाखा। भारतीय ईरानी शाखा भी हमारे पास 3 वेद आते हैं, दर्द शाखा, ईरानी शाखा और भारतीय आर्य भाषा शाखा। अब आती है आर्य भाषा शाखा। इसका 1500 ईस्वी पूर्व भारत में प्रवेश हुआ। भारतीय आर्य भाषा शाखा को 3 वर्गों में बांटा जाता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य शाखा और आधुनिक भारतीय शाखा। ये आपको 3 लर्न करनी पड़ेगी कि सबसे पहले कौन सी है भारतीय आर्य भाषा शाखा में जो 1500 ईस्वी पूर्व भारत में प्रवेश हुआ, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब बात करते हैं हमारे पास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की समय सीमा क्या है और इनके आगे कौन कौन से भेद किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, जिसका समय सीमा क्या है 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक। इसको आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय सीमा 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर कोई 1000 ईस्वी पूर्व तक करता है, कोई 800। आप चाहे ऑप्शन में चाहे 1000 आए चाहे 800 आए, आप उसके साथ चले जाओगे जो ऑप्शन में होगा। उसके बाद हमारे पास आता है लौकिक संस्कृत। अगर ये 1500 से 800 दिया हुआ है तो ये 800 से 500 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। अगर ये हमारे पास लौकिक संस्कृत की ऑप्शन आएगी 1000 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व, तो वो ऑप्शन में चले जाना, दोनों ही आपके ऑप्शन ठीक होंगे। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य शाखा। इसका समय सीमा क्या है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे आता है पहले प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और उत्तर प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली भी कहते हैं, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहते हैं और उत्तर प्राकृत को हम अपभ्रंश कहते हैं। कहीं कहीं पर यह 4 भागों में विभाजित है। चौथा भाग कौन सा आ जाता है वो आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा आ जाता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी, तो उसमें बने रहना मेरे साथ। सबसे पहले आता है प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और उत्तर प्राकृत। प्रथम प्राकृत का समय सीमा क्या है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद द्वितीय क्या है ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी, फिर उसके बाद आता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। ये इसकी समय सीमा था। और बता देती हूँ जो 4th है हमारे पास है वो आता है अवहट आता है, जिसकी समय सीमा क्या होती है इनके बीच क्या होती है 800 से लेकर हमारे पास 1100 तक चलती है। अब आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा शाखा। ये कौन सी आर्य भाषा शाखा है जो अब चल रही है। अब क्या चल रहा है हमारे पास हिंदी चल रही है ना, ये उसकी समय सीमा आ रही है। इसका समय सीमा क्या होती है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो चल रहा है उसे कहते हैं आधुनिक आर्य भारतीय आर्य शाखा। अब बात करते हैं प्राचीन आर्य भारतीय शाखा जो जिसकी समय सीमा ये कितनी थी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। इसको हमने 2 भागों में बांटा था, पहला था वैदिक संस्कृत, दूसरा था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत हमारे पास कितनी समय सीमा है 18 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व। वैदिक है 15 ईस्वी से 800 या 1000 भी कह सकते हो। अब बात करते हैं पहले वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत में कुल कितने स्वर हैं 13 स्वर थे। इनमें 13 स्वर होने की बात किस किस ने की है, उदय नारायण ने, डॉक्टर कपिल ने की है, सुनीता कुमारी चटर्जी ने स्वीकार की है। डॉक्टर रविंद्र बिहारी इसमें कितने स्वर बताते हैं 14 स्वर बताते हैं। इसमें कुल ध्वनियाँ कितनी थी 52 ध्वनियाँ थी। हम किसकी बात कर रहे हैं आपको बता दें वैदिक संस्कृत, जिसमें तो 13 स्वर हैं। इन तीनों ने 13 स्वर होने की बात की है, पर डॉक्टर रविंद्र बिहारी कितने कहते हैं 14 स्वर है। इसमें कुल ध्वनियाँ कितनी थी 52 ध्वनियाँ थी। आचार्य पाणिनि ने इसे छांदस भी कहा है। किसने छांदस का है आचार्य पाणिनि ने छांदस भी कहा है। इसमें 3 लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और निपुंसकलिंग। 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें समास कितने माने गए हैं 4 माने गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास। उसके बाद इसमें वेदों की रचना हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किसकी रचना हुई है वेदों की रचना हुई है। ऋग्वेद सबसे पहले कौन सा आता है ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन कौन सी एक ब्राह्मण ग्रंथ साहित्यों की रचना हुई है। साहित्य को क्या कहते हैं हम वेद भी कहते हैं। साहित्यों को क्या हम कहते हैं वेद भी कहते हैं। हमारे पास इसमें कितने कारक आते हैं
अब 6 कारक आते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारण और संबंध कारण और अधिकरण कारक। इसके बाद हमारे पास आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृति में हम समय सीमा के 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, या हम कह सकते हैं इसकी समय सीमा 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। इसमें वैदिक संस्कृत के कठोर नियमों का सरल बनाया गया है। वैदिक संस्कृत बहुत ही कठोर थी, पर लौकिक संस्कृत में इसको क्या है, ईजी सरल बनाने की कोशिश की गई है। लोगों ने बोलचाल के लिए इस भाषा का प्रयोग किया है। इस भाषा के अर्थ में आचार्य पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी को प्रयुक्त किया। आपको ये लर्न करना है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, आचार्य पाणिनि की, अर्थात इसे भाषा कहा, इसको क्या कहा था, भाषा कहा था। लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि कृत रामायण है। इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, वाल्मीकि जी का रामायण है। रामायण में वाल्मीकि ने लौकिक संस्कृत को भाषा के अर्थ में पहली बार प्रयोग किया। लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि जी ने रामायण में लौकिक संस्कृत को सबसे पहले किस में प्रयोग किया, भाषा के अर्थ के रूप में प्रयोग किया है। उसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक है। सबसे पहले प्रथम प्राकृत, मध्य और उत्तर आता है। प्रथम को हम पाली कहते हैं, उत्तर को हम अपभ्रंश भी कहते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक्स पहले करवा दूँ तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं कौन सा टॉपिक सबसे पहले बताती हूँ। जब आप सब्सक्राइब करोगे आने वाली वीडियो